प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है एक और नई क्लास में जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। देखिए, अगर देखा जाए तो इस धरती ने, प्रकृति ने हमें दिया तो बहुत कुछ है, लेकिन अगली पीढ़ी तक हम कितना बचा करके लेके जाएंगे वो डिपेंड करता है मनुष्य पर। मनुष्य ने, जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई तब से लेकर अब तक प्राकृतिक संसाधनों का जरूरत से ज्यादा दोहन किया है, जिसकी वजह से आज अगर हम बात करें कोयले की, आज हम बात करें पेट्रोल की, यहां तक कि दैनिक जरूरत की जो चीजें हैं जैसे जल और वायु, उसको भी नेचुरल यानी जो जैसा पहले था वैसा नहीं छोड़ा। आज उसके अंदर भी जहर घुल चुका है, वह भी बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुका है। तो आज वो सारी बातें करेंगे जिसके द्वारा हम किस प्रकार से पर्यावरण को बचा सकते हैं, किन किन लोगों के द्वारा कुछ एफर्ट्स किए गए पर्यावरण को बचाने की, उन बातों के ऊपर आज हम पर्दा उठाने का काम करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। तो एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, अगर बात करें इन्वायरमेंट के प्रत्येक, अगर पेपर को उठा करके देखें तो तीसरे चौथे पेपर के अंदर यह क्वेश्चन मिलता ही मिलता है कि व्हाट आर द 3 R's, व्हाट आर द 3 R's दैट आर यूज्ड टू सेव द इन्वायरमेंट। वो कौन से 3 R हैं जिनका इस्तेमाल करके हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, हम पर्यावरण को नष्ट होने से बचा सकते हैं। वो 3 R कौन से हैं? व्हाट आर द 3 R's दैट आर यूज्ड टू सेव द इन्वायरमेंट। ठीक है, वे कौन से 3 R हैं? अब पेपर में पूछते क्या है कि इनमें से कौन सा 3 R में आता है, या इनमें से कौन सा 3 R में नहीं आता, या फिर इनमें से इस R का मतलब क्या है, इस R का मतलब क्या है। वो सारी बातें अभी हम डिस्कस करेंगे। वे कौन से 3 R हैं। R का मतलब इंग्लिश का अल्फाबेट R जिससे बनने वाले शब्द हैं, जिनका प्रयोग करके हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, जिनका प्रयोग करके हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो एक एक करके तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। R नंबर 1, पहला R कौन सा है? नंबर 1 इज रिड्यूस, कि जो कुछ भी आप कर रहे हो ना उसे कम कर दीजिए। बंद नहीं तो कम तो कर ही सकते हैं। रिड्यूस यानी कम उपयोग। अब किसका कम उपयोग करोगे आप? प्लास्टिक का कम उपयोग कीजिए, पॉलीथीन का कम उपयोग कीजिए, या जितनी भी चीजें, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, कोयला है, हो सके तो इनका कम से कम उपयोग कीजिए, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब हमें यह इस धरती पर मिलेंगे ही नहीं। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रक्रियाओं से ये बने हैं वो प्रक्रियाएं इस धरती पर आपकी जिंदगी में तो दोबारा कभी बनेंगी नहीं। उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार कोयला और पेट्रोलियम बना कैसे है। फिलहाल कम उपयोग कर दीजिए कि प्लास्टिक, पॉलीथीन, कोयला, पेट्रोलियम, और यहां तक कि जल को भी कम से कम उपयोग कीजिए, बहने से रोकिए। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, दुनिया में जितना जल है, कहने के लिए अगर देखा जाए तो दुनिया का जितना भी जल है 71% हम ये मान के चलते हैं, 71% वाटर इज प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो 71% जल है पृथ्वी पर। सुनने में लगता है कि पानी ही पानी है, 29% ही धरती है, 71% तो धरती के ऊपर जल भरा हुआ है। लेकिन सच्चाई के कुछ अलग मायने हैं प्यारे विद्यार्थियों। इस 71% जल में से 97% तो खारा है, खारा पानी है। तो 71 का 71% तो खारा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो 2 से 2.5% ही बचा। 71 का 97% तो खारा है।
ठीक है, तो जितना जल बचा उसमें से भी लगभग 60 से 70% वो है आइस कैप्स के रूप में प्रेजेंट है, आइस कैप्स में है, उसका भी प्रयोग हम नहीं कर सकते। अब ये अनुमानित 0.8% जल ऐसा है जो जल ही उपयोग में आ रहा है। अब आप कहोगे ये तो उल्टा दांव पड़ गया, हमें लग रहा था कि 71% जल है, तो जल की कमी क्या है? जल की कमी यहां पे नजर आ रही है प्यारे विद्यार्थियों। है कितना आपके पास? 0.8% है, बचा लीजिए, नहीं तो प्यारे विद्यार्थियों वो दिन दूर नहीं जब पानी के लिए तरसते रह जाएंगे। इसीलिए कहा गया है पहले आर का मतलब है कम उपयोग। नंबर 2 रिसाइकिल, दूसरे आर का मतलब है आर, आर मींस रिसाइकिल, यानी कि पुनः चक्रण, पुनः चक्रण, पुनः चक्रण, रिसाइकिल कर देना। आमतौर पर यह देखा जाता है हमारे घर में कोई चीज खराब हुई, फेंक दिया, कूड़ेदान के ढेर के अंदर फेंक दिया। प्यारे विद्यार्थियों बार बार गवर्नमेंट कहती है फोन खराब हुआ डस्टबिन में फेंक दिया। अब फोन के अंदर कौन कौन से मेटल यूज हो रहे हैं? कुछ फोन तो ऐसे हैं जैसे एप्पल का है जिसमें गोल्ड भी यूज होता है, तो एल्यूमिनियम है, कॉपर है, तरह तरह के मेटल यूज हो रहे हैं। वो मेटल को दोबारा से इंडस्ट्रीज में ले जाकर नई चीजें बनाई जा सकती हैं, जिसे हम बोलते हैं पुनः चक्रण यानी कि रिसाइकिल। पुरानी चीजों को, पुरानी चीजों का, या फिर ये कह सकते हैं कि पुरानी चीजों को फेंकने की बजाय उनका पुनः चक्रण करके, उनका पुनः चक्रण करके नई चीजें बनाई जा सकती हैं। अब पेपर में कई बार यह भी आता है कि किन किन पदार्थों का पुनः चक्रण हो सकता है, तो वो एक उदाहरण हम लेके चलेंगे यहां पर। तो किन किन का पुनः चक्रण हो सकता है? नंबर 1 इज आप करवा सकते हैं पॉलीथीन का। ठीक है, आजकल अगर आप बात करें सिंगल यूज पॉलीथीन को तो गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दिया गया था, लेकिन फिर भी अगर आज भी हम देखें तो देखने को हमें सोप के ऊपर सिंगल यूज पॉलीथीन भी मिल जाएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट की नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए। तो जैसे पॉलीथीन, प्लास्टिक या जितनी भी धातुएं हैं, मैं पर्टिकुलर यहां पे नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं धातुएं लिख देता हूं, लोहा, तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम, जो भी आपको यहां पे नजर आएंगी धातुएं, वो सारी की सारी ही पुनः चक्रण उनका करवाया जा सकता है। ठीक है, फेंकने की बजाय आप उन्हें किसी कबाड़ी वाले को दे दीजिए तो वो उसका पुनः चक्रण के लिए उसको कारखाने में, इंडस्ट्री में, जहां पर जिस पर्टिकुलर चीज का उद्योग है वहां पर लेकर के जाएगा और उससे नई चीजें बन सकती हैं जो हमारे दैनिक मर्रा के काम में आ सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा आर, रिड्यूस, रिसाइकिल, और तीसरे नंबर पर आता है रीयूज। इसमें तो कोई शक नहीं है कि भारत के लोग रीयूज के माहिर हैं। यहां पर हम सुकून की सांस ले सकते हैं। रीयूज होता है पुनः उपयोग। सुकून की सांस किस लिए? पुनः उपयोग करने में हम माहिर हैं। यहां तक कि अगर हम कोई कपड़ा भी सिलवाते हैं तो जब तक पहनते हैं तब तक पहनते हैं, फिर कपड़ा अगर पहनने लायक नहीं रहा, फटा पुराना हो गया, फिर उसका पोंछा बना लेते हैं। पोंछा बनाने के बाद भी जब ऐसा लगा कि वो पोंछे में काम भी नहीं आएगा, जूते साफ करने लग जाते हैं, गाड़ी साफ करने लग जाते हैं, फेंकते नहीं हैं। इसी का नाम है पुनः उपयोग। भी किसी चीज को फेंकने की बजाय बार बार उपयोग करना। आप किसी प्लास्टिक के डिब्बे में बोर्नवीटा लेकर के आए, उसी प्लास्टिक के डिब्बे का इस्तेमाल अचार डालने के लिए किया, तो वह उसका पुनः उपयोग है। ठीक है, किसी भी वस्तु को फेंकने की बजाय उसका दोबारा उपयोग करना, उसका दोबारा उपयोग करना क्या कहलाता है? रीयूज कहलाता है। ठीक है,
समझ में आ गया? जैसे प्लास्टिक की बोतलों को दोबारा इस्तेमाल करना। ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बता ही दिया कि हम कोई भी सामान लेकर के आए किसी भी वस्तु के अंदर, ठीक है, मान लीजिए वो डिब्बा लेके आए, उसके अंदर चॉकलेट्स थी, टॉफियां थी, तो फिर उसका हमने दोबारा उसको किसी और चीज दाल चावल डालने के लिए इस्तेमाल कर लिया, तो कम से कम वो लोड इंडस्ट्री पे नहीं मिला पड़ा। अगर आप उसको नया खरीदते तो जो है इंडस्ट्री को नई चीजें बनानी पड़ती, नया प्लास्टिक उपयोग में लाया जाता, फिर उसके ढेर। दूसरी बात अगर हम करते हैं कि प्लास्टिक और पॉलीथीन ये कंप्लीटली नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब कभी भी दुनिया से न खत्म होने वाली चीजें सैकड़ों सालों तक भी पड़ी रहेंगी, और उस कचरे के ढेर का होगा क्या आप सभी जानते हैं। ठीक है, वो कचरे का ढेर मलबे का रूप धारण करेगा, आवारा पशुओं के द्वारा खाया जाएगा, आवारा पशुओं की मृत्यु का कारक बनेगा, और फिर उसके बाद प्रदूषण की जो मात्रा है वो पशुओं के मरने के बाद और ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि और अनेकों बीमारियों का जनक होगा। तो इस प्रकार अगर हम देखें पुनः उपयोग करके उन सारी बातों को टाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि पर्यावरण बचाने के लिए कौन कौन से संस्थान काम में आए हैं, और गंगा के अंदर ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जिसके कारण आपके आंत के अंदर भी इंफेक्शन हो सकता है। काफी बार पेपर के अंदर आया है, एक बैक्टीरिया का नाम सुना होगा आपने, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। गंगा जल हम कहते हैं कि पवित्र होता है प्यारे विद्यार्थियों, पर बिना उबाले मत पी लेना, क्योंकि कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की संख्या गंगा के जल में इतनी ज्यादा बढ़ गई है जो आपके आंत को संक्रमित कर देगी। ठीक है, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, जीवाणु लिख देता हूं मैं यहां पर। ये कहां पाया जाता है? गंगा के जल में, प्रेजेंट इन गंगा वाटर, जिसको हम शुद्ध बोलते हैं गंगा रिवर को, लेकिन हजारों कारखानों के द्वारा निकलने वाले वेस्ट मटेरियल ने और घरों से डोमेस्टिक प्रोडक्ट ने इसको इतना विषैला और इतना अधिक प्रदूषित कर दिया है कि हजारों बैक्टीरिया पनप गए हैं। उसमें से एक जो बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया है जिसका नाम है कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। यह बैक्टीरिया क्या करता है प्यारे विद्यार्थियों? यह जीवाणु मनुष्य की आंत को संक्रमित करता है, मनुष्य की आंत को संक्रमित करता है। ये बहुत बार आया कि गंगा के जल में आजकल कौन सा बैक्टीरिया कॉमन हो गया है जो पाया जा रहा है, तो वो है कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। अब कौन से लोग हैं जो पर्यावरण को बचाने के लिए योगदान कर रहे हैं, उनका हम जिक्र कर लेते हैं। तो हम आज बात करेंगे स्टेक होल्डर की। स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर आखिरकार क्या होते हैं? स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर वो व्यक्ति होते हैं, अगर इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, स्टेक होल्डर किसके? स्टेक होल्डर ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण के स्टेक होल्डर। तो स्टेक होल्डर प्यारे विद्यार्थियों वो व्यक्ति होते हैं जो पर्यावरण के ऊपर निर्भर होते हैं अपने जीवन यापन के लिए और पर्यावरण की रक्षा करते हैं, उसे हम बोलते हैं स्टेक होल्डर। दोज पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट और या तो जंगलों में रहते हैं या डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर डेली लाइफ, फॉर देयर डेली लाइफ। उन्हें हम बोलते हैं स्टेक होल्डर। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर। ठीक है, जो जंगलों में रहते हैं और अपने जीवन यापन के लिए पेड़ पौधों को ही उन्होंने अपना जिंदगी का सहारा बनाया हुआ है, उन्हें स्टेक होल्डर बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से लोग हैं? जंगलों में रहने वाले हो गए, ठीक है, पीपल लिव इन फॉरेस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, जैसे बीड़ी बनाने वाले इंडस्ट्रीज हैं जो तेंदुपत्ती का सहारा लेते हैं, पीपल लिव इन फॉरेस्ट।
और दूसरे नंबर पर हम बात करें इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, तो इन लोगों को हम बोलते हैं स्टेक होल्डर। पॉइंट टू बी क्लियर। नेक्स्ट है कि कौन कौन से ऐसे आंदोलन चलाए गए हैं जिसके द्वारा पर्यावरण बचाने की कोशिश की गई। उसमें से आज हम बात करते हैं, एक आंदोलन चलाया गया था जोधपुर के अंदर। जोधपुर के खेजराली गांव में, यहां पे मैं हेडिंग लिख देता हूं, अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई वो महिला थी जिन्होंने जोधपुर के खेजराली गांव में खेजरी वृक्ष को बचाने के लिए, खेजरी के पेड़ हैं खेजराली गांव में, खेजरी वृक्षों को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपनी कुर्बानी दे दी। अपनी कुर्बानी दे दी यानी कि पेड़ों को बचाने के लिए वो इस कदर भिड़ गए ठेकेदारों से कि उन्हें कहा कि अगर पेड़ों को काटना है तो उससे पहले आपको हमारी जान लेनी होगी। लेकिन उस समय का जो टाइम था, जो अंग्रेजों का समय था, जो क्रूर टाइम था, ठेकेदार अमृता देवी बिश्नोई के साथ और 362 महिलाओं का कत्ल करके पेड़ों को काट के ले गए थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी थी किसने? अमृता देवी बिश्नोई ने। बात कब की है? बात 1731 ईस्वी की है। 1731 ईस्वी की। जब बात कब की है? 1731 ईस्वी की है, जब अमृता देवी बिश्नोई ने इन ठेकेदारों से दो हाथ किए, यानी इनसे टकराए और इन ठेकेदारों ने जो है महिलाओं की हत्या करके इन पेड़ों को काट लिया था। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? आज भारत सरकार पेड़ों को बचाने वाले व्यक्ति को अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड देती है। अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड देती है जो पेड़ों को बचाता है, जो पेड़ों को बचाता है या इन्वायरमेंट को बचाने का जो भी काम करता है उसे दिया जाता है। ये दो प्रकार के अवार्ड हैं। एक अमृता देवी बिश्नोई कंजर्वेशन और फॉरेस्ट अवार्ड जो 25,000 रुपए का है। एक अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड है जो 1 लाख रुपए का दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है घटना आपने पढ़ी समझी। उसके बाद एक और घटना, चिपको आंदोलन। प्यारे विद्यार्थियों, बात है यह घटना सन 1970 की है। वैसे चिपको आंदोलन का जनक तो सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है, ये भी नोट कर लीजिएगा। पर ये जो घटना मैं आपको बता रहा हूं, स्पेशली एनसीईआरटी को लेकर चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ताकि आपका सिलेबस न केवल एसएससी एचएसएससी का रहे बल्कि एचसीएस या यूपीएससी तक की तैयारी आप कर सके। तो बात यह घटना 1970 ईस्वी की है, जब हिमाचल प्रदेश की गढ़वाल जिला, एक गढ़वाल जिला है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल की पहाड़ों की अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश नहीं, हिमाचल के पहाड़ों में एक जिला है गढ़वाल जिला। जो स्टेट है वो है उत्तराखंड। प्यारे विद्यार्थियों, हिमाचल की पहाड़ियां हम यहां पे लिख सकते हैं, जस्ट कंफर्म। यस 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 यस, हिमालय की पहाड़ियां हम लिख सकते हैं यहां पर। यह घटना कब की है? जब हिमालय क्षेत्र के गढ़वाल जिले के रेनी नामक गांव में
ठेकेदार पेड़ काटने के लिए आए। कहां पर आए? रेनी नामक गांव में ठेकेदार पेड़ काटने के लिए आए। तो क्या हुआ? तो उस दिन क्या था, इस गांव के अंदर पुरुष घर पे नहीं थे, केवल महिलाएं थी। ठीक है, तो महिलाओं ने कहा कि हम पेड़ काटने नहीं देंगे। महिलाओं ने पेड़ काटने से मना कर दिया। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, वो पेड़ों से बाहें भरकर इस प्रकार चिपक गई। तो ठेकेदारों को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि अब देश आजाद हो चुका था। बात अब 1730 की नहीं थी, ये बात अब 1970 की पहुंच चुकी थी, यानी आजादी के बाद की बात थी। तो ठेकेदारों को पीछे हटना पड़ा और उन्होंने पेड़ों को काटने से बचा लिया। तो गांव की महिलाएं पेड़ों से चिपक गई तथा पेड़ों को काटने से बचा लिया। पेड़ों को काटने से बचा लिया। तो ये आंदोलन कहलाता है चिपको आंदोलन। ये कौन सा आंदोलन है? चिपको, क्योंकि पेड़ों से चिपक गए थे और पेड़ों को काटने से बचा लिया, इसीलिए इसको बोलते हैं चिपको आंदोलन। ठीक है, कंफर्म। नेक्स्ट आगे है कि भारत के अंदर वो कौन कौन से संसाधन हैं, वो कौन कौन से मेथड हैं जिसके द्वारा हम जल को सुरक्षित रख सकते हैं, उसकी हम बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। काफी इंपॉर्टेंट है कि जल संरक्षण की तकनीक कौन सी है भारत में, जल संरक्षण की तकनीक। और इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको थोड़ा सा आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। जैसे राजस्थान के अंदर इस प्रकार के टैंक आपने देखे होंगे जिसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है। तो इन टैंकों को क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? इनको कहते हैं खादीन या नाड़ी, जिसमें पानी को बचाया जाता है। तो राजस्थान में जल संग्रहण की तकनीक कौन सी है? खादीन और नाड़ी। ठीक है, महाराष्ट्र में कौन सी है? महाराष्ट्र में, इनमें से एक क्वेश्चन बन ही जाता है कि महाराष्ट्र में पानी संरक्षण किया जाता है, उस टेक्निक को क्या कहते हैं? महाराष्ट्र में कहते हैं बंधारस या ताल। इनमें से कोई एक मेथड है जिसमें क्या होता है, बारिश के पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है और जब जरूरत होती है उस हिसाब से धीरे धीरे पानी को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बूंदीस, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की टेक्निक है। बूंदीस ये कहां की है प्यारे विद्यार्थियों? इधर हम स्टेट का नाम लिख देते हैं, यूपी एंड एमपी। यूपी एंड एमपी, इसकी जो टेक्निक है वो है बूंदीस। पानी बचाने के लिए जो मेथड यूज किए, हालांकि लगभग सारे ताल ही होते हैं, पर अलग अलग स्टेट में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। बिहार के अंदर इसको बोलते हैं आहार या पाइन। बिहार में क्या बोलते हैं? आहार या पाइन। बिहार में पानी बचाने की टेक्निक को आहार या पाइन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों, हिमाचल प्रदेश में कुल्ह बोलते हैं। हिमाचल में क्या बोलते हैं? कुल्ह। ठीक है, उसके बाद कर्नाटक में हम लेके चलते हैं आपको, कट्टा बोलते हैं इसको। कर्नाटक पानी बचाने की टेक्निक को कट्टा। और ये आपको सुरंग सी दिख रही है, ये केरल के अंदर ये टेक्निक है जिसे हम सुरंगम बोलते हैं। पानी बचाने का जो ताल बनाया जाता है, जो टेक्निक बनाई जाती है, उसे हम बोलते हैं सुरंगम। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं? एरिस। तमिलनाडु में TN लिख देता हूं, तमिलनाडु, इसमें इसको बोला जाता है एरिस। तो ये कुछ एक जल संरक्षण की तकनीक अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से आपको PDF के रूप में मिल जाएगी, तो ज्यादा नोट करने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल इसको समझना जरूरी था और आप तक पहुंचना जरूरी था। उसके बाद हम बात करते हैं बांध की, डैम।
देखिए डैम अगर देखा जाए तो समय की जरूरत भी थी। जब से डैम बना तब से लेकर के इस देश के अंदर क्रांति आ गई। क्रांति आ गई उद्योगों में क्योंकि बिजली उत्पन्न हुई, क्रांति आ गई कृषि के क्षेत्र में क्योंकि उत्पादन कई गुना बढ़ गया। लेकिन उसके कुछ नुकसान भी देखने पड़े। तो डैम के क्या फायदे हुए और पर्यावरण को क्या नुकसान हुए, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। डैम के बेनिफिट यानी कि लाभ क्या हुआ? विद्युत उत्पादन, पहला लाभ। पेपर में आ जाता है कि डैम से इनमें से कौन सा लाभ नहीं होता, तो आपने सारे इसकी जो मेरिट्स है वो देख लेनी है। विद्युत उत्पादन। तीसरा, कृषि हेतु जल उपलब्धता। वाटर जो है, नहरें निकल गई। नहरें निकलने से क्या हुआ कि आम जहां भी जल नहीं पहुंच रहा था वहां भी जल पहुंचना स्टार्ट हो गया, तो जल उपलब्धता इजीली अवेलेबल हो गई। तीसरे नंबर पर मत्स्य पालन। जो डैम बनाया जाता है उसके पीछे का जो तालाब होता है उसके अंदर मछली पालन किया जाता है। तो ये कुछ एक बेनिफिट्स थे। उसके साथ साथ जो हानि निकल करके आई, पर्यावरण का नुकसान, पर्यावरण को हानि, क्योंकि जहां पर डैम बनाया जाता है ना, जहां पर डैम बनाया जाता है वहां पर सैकड़ों की संख्या में पेड़ों को काटा जाता है, तो ये पर्यावरण की हानि होगी। वहां अत्यधिक पेड़ों को काटा जाता है। दूसरा, सोशल, सामाजिक नुकसान क्या है? डैम बना, डैम बनने के लिए क्या चाहिए? जमीन चाहिए, धरती चाहिए। तो उस जगह पे जितने भी लोग थे उनको विस्थापित कर दिया जाता है और अलग किसी स्टेट में उनको जमीन अलॉट की जाती है, तो उनको अपनों को छोड़ना पड़ता है, अपनी सरजमी को, अपनी धरती को छोड़ना पड़ता है। ये होता है सबसे बड़ा सामाजिक नुकसान। और इसके लिए पता नहीं कितने कितने आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेगा पाटेकर, इतने लोगों ने आंदोलन किए हैं। ये विस्थापन के कारण ही किए हैं या पर्यावरण के कारण किए हैं। तो सामाजिक हानि, सामाजिक हानि क्या होती है? सामाजिक हानि क्या है? विस्थापन, लोगों का विस्थापन होता है, लोगों का विस्थापन किया जाता है, लोगों का विस्थापन किया जाता है। तीसरी जो हानि है वो क्या है प्यारे विद्यार्थियों? धन की हानि। इसमें कोई शक नहीं है कि जब भाखड़ा नंगल डैम बना था ना, तो इतने पैसे लगे थे कि एक देश की, कहा जाता है कि एक स्टेट को पूरा का पूरा डेवलप किया जा सकता था। तो इतना ज्यादा अमाउंट में बहुत ज्यादा धन किसी भी डैम को बनाने में एक बार लगता है। ठीक है, तो ये तीन अगर देखा जाए तो हानि है और ये डैम बनाने के फायदे हैं। नेक्स्ट के ऊपर हम चलते हैं। हमने अब बात की थी कोल एंड पेट्रोलियम कि इनका बचना क्यों जरूरी है, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों कोयला और पेट्रोलियम ऐसी वस्तु है जो अपनी जिंदगी में हमें एक बार मिलेगी। अब आप कहेंगे कि सर नहीं, हम तो कई बार यूज करते हैं और हर वीक में 2-3 बार जाकर के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवा के लेके आते हैं, आप कहते हो एक बार मिलेगी। प्यारे विद्यार्थियों, पेट्रोल डलवाने का मतलब ये नहीं है कि आप पेट्रोलियम को पैदा कर लोगे। धरती में जितना भी पेट्रोलियम का भंडार है, जब वो एक बार निकल गया तो उसके बाद पेट्रोलियम हमें नहीं मिलेगा। कारण उसके पीछे का लॉजिक क्या है? उसके पीछे का लॉजिक है कि ये बने कैसे। तो ये कैसे बने? लाखों करोड़ों वर्ष पहले पेड़ पौधे और जीव जंतु भूमि के नीचे दब गए, क्योंकि हो सकता है कोई बहुत बड़ा भूचाल आया हो और धरती पूरी ही उलट पुलट हो गई हो। हम नहीं जानते कि क्या कंडीशन रही होगी। पेड़ पौधे और जीव जंतु धरती के नीचे दब गए। तो हुआ क्या? धरती का इतना बोझ, इतना प्रेशर, इतना दबाव, उस दबाव के कारण ये जीव इतने पिस गए कि पेड़ पौधे कोयले में और जीव जंतु पेट्रोलियम में तब्दील हो गए। पृथ्वी के दाब के कारण पेड़ पौधे कोयले में
तथा जीव जंतु, खासतौर से समुद्री जीव, पेट्रोलियम में तब्दील हो गई। पेट्रोलियम में तब्दील हो गई। तो ये खासतौर से समुद्री जंतुओं की मैं बात करता हूं कि उनसे पेट्रोलियम बना था, ठीक है। और उसी पेट्रोलियम में से आज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यानी प्रभाजी आसवन से पेट्रोल को अलग कर लिया जाता है, डीजल को अलग कर लिया जाता है, कैरोसिन को अलग, वैक्स को अलग, ठीक है, मोम को अलग, नेफ्था को अलग, यानी कि सारी चीजों को अलग अलग, एलपीजी को अलग कर लिया जाता है। तो वो सब चीजें किस में से निकलती हैं? पेट्रोलियम में से ही निकलती हैं। तो अब ये कंडीशन कभी आई थी कि जब सारे जीव दब गए थे, तो अब जितना पेट्रोलियम बना हुआ है वो हम निकाल रहे हैं। अगली कंडीशन कब आएगी? जब एक बार फिर भूचाल आए और सारे दब जाएं। इसका मतलब यह है कि मनुष्य अपनी जिंदगी के अंदर पेट्रोलियम का इस्तेमाल तभी तक कर सकता है जब तक वो धरती में मौजूद है। अन्यथा अगर दोबारा इस प्रकार का भूचाल आता है और मनुष्य खुद ही नहीं बचता, तो अपनी जिंदगी में वह इसका इस्तेमाल कैसे करेगा? तो इसीलिए वन टाइम यूज है, ये जितना है ले लीजिए। इसीलिए कहा जाता है कि इन संसाधनों का कम से कम उपयोग कीजिए ताकि लंबे समय तक हम इनका प्रयोग कर सकें। थोड़ी दूरी के लिए साइकिल चलाइए, पैदल जाइए, वर्जिश भी होगी, शरीर भी फिट रहेगा, पेट्रोलियम की भी बचत होगी, आर्थिक हानि भी नहीं होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था हमारा आज का इन्वायरमेंट का लेक्चर। कैसा लगा जरूर बताना और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।